बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लखन माली में। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि 2021 की जो आवेदन भरने हैं वो आप कैसे भर सकते हो। हम चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए फॉर्म भरते समय, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे यहाँ पर, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या प्रोसेस आपको अपनानी है, कंप्लीट फॉर्म भर के भी बता देंगे यहाँ पर, क्योंकि उस फॉर्म का पूरा हमारे पास परफॉर्मा है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या क्या भरना है, किसमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, वो आपको यहां पर पूरा हम बताएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको यहां पर देखिए बताते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। आपको लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में आपको पूरी प्रोसेस हम बताने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आवेदन करने वाला है, यानी कि आप जो भी फॉर्म भरने हैं, उनको आपको एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना होगा। आप अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे ही आप इस पर लॉगिन करोगे तो आपसे यहां पर एक तो आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा और एक आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। यहां पर आपको लॉगिन होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपके पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अब एसएसओ आईडी जिन्होंने पहले से बना रखी है तो आप उसी से लॉगिन हो सकते हो। आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। यदि साथियों आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड दूसरा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मोबाइल से भी एसएसओ आईडी बना सकते हैं, या फिर आप ई मित्र वाले के पास चले जाइए, वो आपकी एसएसओ आईडी 2 मिनट में फटाफट बना देगा। ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी या जो भी आधार वगैरह है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ईमेल आईडी आपके पास हो, जीमेल हो, और मोबाइल नंबर आपके पास, आधार नंबर हो, ये सारी चीज़ों की सहायता से आपकी एसएसओ आईडी जनरेट हो जाएगी। एसएसओ आईडी जनरेट होने के बाद में आप इस एसएसओ आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। तो उसके बाद में एसएसओ आईडी और आपके जो पासवर्ड हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि बाकी सारी प्रोसेस आपकी इसी के थ्रू हुआ करेगी। तो ऐसे करके आप एसएसओ आईडी बनवा लेंगे और एसएसओ आईडी के थ्रू आप इसमें एंट्री कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी जब बन जाएगी आपकी तो यहाँ पे आपको यूजर नेम फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इसको डालोगे उसके बाद में आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा। अब क्या पेज खुलेगा चलिए देखते हैं। ये आपके सामने न्यू पेज खुल जाएगा साथियों। जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो आप इसकी मेन जो वेबसाइट है उसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर आप आ जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए इधर आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। वैसे यही वाला खुलेगा आपका, सिटीजन के अंदर यही खुलता है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनके लिए दोनों खुलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूं, सीधी सीधी बात। अब आपको यहां पर साथियों जो रिक्रूटमेंट पोर्टल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। यदि मान लो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके नहीं दिख रहा है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए इस जगह पर ये आपका सर्च का यहां पर चिन्ह बना हुआ है, यहां पे आप लिख देंगे इसको रिक्रूटमेंट पोर्टल और यहां पर आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये पोर्टल अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि यहाँ जितने भी आपके यहाँ पर ऐप्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट में जमे हुए हैं, ABCD के हिसाब से हैं। तो आप ढूंढ लीजिए आर पे कौन सा है, रिक्रूटमेंट पोर्टल दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है साथियों। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब वो क्या होगा चलो देखते हैं। नया पेज आपके सामने इस तरह से होगा। तो साथियों यहां पर देखिए आप जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाना है। यहां पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, राजस्थान प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021-22 एलिमेंट्री डायरेक्टरेट बीकानेर दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप विज्ञप्ति का विवरण देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कैसा दिखेगा। तो इस प्रकार से दिखेगा साथियों। यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप दी गई विज्ञप्ति के नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर इस प्रकार दिखेगा। ये हम आ चुके हैं स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चल रहे हैं, अभी डैशबोर्ड हमारा है। यहां पर माई एप्लीकेशंस दिखेंगे, जो भी आपने पहले फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो भी होगा नया वो आपको यहां दिखता रहेगा। इसके अलावा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट जो अभी चल रहे हैं फॉर्म भरना, ठीक है, जो भी अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो हमने कहा ना कि ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा। इसके अंदर इस तरह से लिखा रहेगा, राजस्थान प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट
रिक्रूटमेंट 2021-22 एलिमेंट्री डायरेक्टरेट बीकानेर आपको ऐसा दिखाई देगा और यहां पर आपको इस जगह कोने पे लिखा होगा अप्लाई नाउ। ठीक है साथियों, इस अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा इस प्रकार का। अब इसमें आपके सामने ये वाला जो पेज खुलेगा, इस वाले पेज में क्या करना है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहां पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। तो यहां पोस्ट सेलेक्ट के लिए आपको सामने ये ऑप्शंस आएंगे। इनमें से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि जनरल टीचर लेवल फर्स्ट के हैं या जनरल टीचर लेवल फर्स्ट टीएसपी के हैं या नॉन टीएसपी के हैं, जनरल टीचर लेवल सेकंड इंग्लिश के हैं, या फिर आप इंग्लिश टीएसपी से नॉन टीएसपी, जो भी अलग अलग इसमें लिख रहा है सारा का सारा। देखो हिंदी है, यहाँ पर आपकी पंजाबी है, ठीक है, संस्कृत है, या फिर आप संस्कृत तो उससे है, साइंस मैथ से हैं। आप किस में भरना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बताना तो पड़ेगा ना आपको, भाई आप भरना किस पोस्ट पे चाह रहे हैं। यदि मान लो कोई व्यक्ति संस्कृत से भरना चाह रहा है तो यहाँ पर देखो संस्कृत के आपके दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको नॉन टीएसपी का, तो नॉन टीएसपी के हैं तो आप यहाँ भरेंगे, और टीएसपी वाले जो हैं वो यहाँ पर भरेंगे ऐसे, और साइंस मैथ वाले नॉन टीएसपी के यहाँ भरेंगे ऐसे। अलग अलग इसमें स्थिति आपकी दिखेगी। ठीक है, तो इसमें से आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जब आपके सामने आपका आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमें दी गई डिटेल को आप सावधानीपूर्वक भरें। यहाँ पर जैसे आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब वो फॉर्म कैसा होगा चलिए उसको भी देख लेते हैं, और पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। ये कि यही प्रोसेस आपको ई मित्र वाले के पास जाओगे तो आप बैठ के आप देखोगे तो सारा कुछ ऐसा कैसा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं। ये हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है। अब इसमें आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप में पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरे फॉर्म को देखना है, पूरे वीडियो को अच्छे समझना है, तभी जाकर के आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको लिखना होगा आवेदक का नाम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमें आवेदक का नाम लिखना है। तो आपका जो भी नाम है वो आप इस बॉक्स के अंदर आपको नाम भर देना है। जैसे मान लो किसी का नाम है ABC, आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में आपको लिखना है लिंग, यानी कि आप इसमें ड्रॉप बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा मेल फीमेल जो भी रहेगा उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिखना है फादर्स नेम। ठीक है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आगे लिखना है मदर्स नेम। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको मदर्स नेम आपको फिल करना होगा। ठीक, इसके बाद में आपको यहाँ पर जन्म डेट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस जो आइकन दिख रहा है ना, ये इस पे आपको क्लिक करना होगा तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। उस कैलेंडर में से आपको साल सेलेक्ट करनी है, साल के बाद में महीना सेलेक्ट करना है, और महीने में से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है। ऐसे आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में साथियों यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको ये बताना है कि 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो जाओगे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने साल के आप हो जाओगे यहाँ पे आपको लिख देना है। मान लो कोई 25 साल का हो रहा है, कोई 28 साल का हो रहा है, कोई 30 साल का हो रहा है, तो वो इस जगह आ जाएगा। आगे इसके बाद में है श्रेणी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। यहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करना है और इस ड्रॉप बॉक्स में से आपके सामने ऑप्शंस मिल जाएंगे। उस ऑप्शन में से आपको चयन करना होगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हो। यहाँ पर ये EWS के लिए है। यदि आप EWS के अंदर आते हो तो यस करना है, नहीं आते हो तो नो करना है। ठीक, इसके बाद में आगे चलिए। विशेष दिव्यांग जन श्रेणी, यहाँ पे आपको विशेष दिव्यांग जन श्रेणी वाला ऑप्शन आपको भरना होगा। यदि आप आते हैं तो यस करना है, नहीं आते हैं तो नो करना है। ठीक, इसके बाद में यदि मान लो आप विशेष श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे आपको उप श्रेणी भी बतानी होगी, यानी कि आप किस उप श्रेणी के अंतर्गत आते हो, किस प्रकार से आप विशेष दिव्यांग जन हो, वो आपको यहाँ पर बताना होगा ड्रॉप बॉक्स के अंतर से। इसके बाद में आगे चलिए। विशेष योग्य जन प्रतिशत, आप जो विशेष योग्य जन में आते हो तो कितने परसेंट आते हो, 10% या 30% या 50% या 60%, कितने परसेंट आप विकलांग हो या दिव्यांग जन हो, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना धर्म लिखना है। जो भी आपका धर्म है वो आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति बतानी होगी।
जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है वो आपको बतानी होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आपके जीवन साथी का नाम आएगा, यहाँ पर आपके जीवन साथी का क्या नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, यहाँ देखिए, क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं? ये कह रहे हैं कि क्या आपके एक से ज़्यादा पति या पत्नी हैं, यानी कि कोई लड़की है जो शादीशुदा है तो उसके पति और कोई आदमी है उसके पत्नी, तो इसमें एक से ज़्यादा होने की स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है। नहीं है तो नहीं करना है। आगे कह रहे हैं कि क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिससे पहले से जीवित पत्नी है? यदि ऐसा है तो आपको यहाँ पर बताना है। आगे कह रहे हैं कि क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया? तो आपको इस जगह बताना है शादी में आपने दहेज लिया या नहीं लिया, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे विवाह पंजीयन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। विवाह पंजीयन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद में आगे चलिए, आगे आपको लिखना है जीवित बालकों की संख्या। आपके जीवित बालकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर दो तरह से लिखना है। एक तो लिखना है 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे हैं, वो आपको यहाँ लिखना है बिफोर में। इसके बाद में आपको लिखना है 1/6/2002 से बाद के, तो आफ्टर में कितने हैं। जैसे मान लो किसी के एक पहले का एक बाद का है तो टोटल आपके 2 हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको कि क्या आप अन्य राज्य में विवाह के पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवासित होकर के रह रहे हैं, यानी कि आप जैसे दूसरे राज्य के हैं और शादी होने के बाद में आप राजस्थान में रह रहे हैं, ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ पर नो या यस के रूप में बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर बताएंगे। आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, जो चालू स्थिति में है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, अब देखो साथियों आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहे ईमेल आईडी या जीमेल जो भी रहेगा, एसएसओ प्रोफाइल आधार आईडी। ठीक है, एसएसओ प्रोफाइल आईडी या आधार आईडी, और ये कह रहा है जन आधार आईडी, ये आपके सामने होनी चाहिए, यहाँ लिख देनी है, और यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी लिख देनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो जाएंगी। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ आगे देखते हैं। आप अब यहाँ से देखेंगे, इस जगह आपको लिखा हुआ है कि अप्लाइंग फॉर, यानी के लिए आवेदन करना है। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? यदि आप हैं तो इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपको यस या नो पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद में आगे देखते हैं पत्राचार का पता। ठीक है, ये आपके पत्राचार के पते के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले आप ये फर्स्ट वाली लाइन देखें, इसके अंदर लिखना होगा आपको पंक्ति एक पंक्ति में आपका एड्रेस, जैसे आप लिखते हैं ग्राम पोस्ट वगैरह, विलेज वगैरह, पिन कोड वगैरह। ठीक है, जो भी आप लिखते हैं जहाँ पे आपका पत्राचार व्यवहार होता है, डाक आप भेजते होंगे और आपके पास आती होंगी, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि आपको राज्य चुनना है आपका, तो यहाँ राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको गांव या शहर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पिन नंबर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका एड्रेस। अब इसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस आपको लिखना होगा, यानी कि स्थायी जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा। तो अब स्थायी एड्रेस आपका यहाँ पर आएगा इस जगह। देखिए यहाँ पर आपको वही एड्रेस लिखना है, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, यानी कि एक से ज़्यादा पंक्तियाँ आपकी यदि एड्रेस में लगती है तो वो आप इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर वही राज्य चुनना है, जिला चुनना है, शहर चुनना है, पिन कोड आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आपको फिल कर देना है। ये हो गया। तो ऐसे करके एड्रेस का काम आपका पूरा हो जाता है। यहाँ ऊपर आपने जो एड्रेस लिखा पत्राचार के लिए, यानी कि जो आपका कोई भी मैसेज वगैरह आएगा, कोई लेटर वगैरह आएगा तो वो इस एड्रेस पे आ जाएगा। और एक स्थायी एड्रेस है आपका, यदि दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग स्थिति है तो अलग अलग आपको लिखना होगा। अब देखिए साथियों आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है आपका अधिवास विवरण। ठीक है, यदि अधिवास स्थिति है आपकी तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी होगी, पूरी की पूरी आपको डिटेल बतानी है। अब क्या बताना है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है सबसे पहले राष्ट्रीयता आपकी क्या है वो बताना है, आपका गृह जिला कौन सा है वो बताना है, होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ब्लॉक बताना है, फिर तहसील बताना है, फिर गांव बताना है। फिर कह रहे हैं कि सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि आप किस जगह पर विदेश में रहते हैं और कहाँ से रहते हैं। यानी कि जैसे मान लो, कहने का मतलब है, अधिवास विवरण का मतलब है कि कोई व्यक्ति है राजस्थान का मान लो, और वो कहीं विदेश में सेटल हो गया है, ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आप किस देश से गए हैं और कहाँ पर आप रहते हैं, इसकी डिटेल आपको भरनी होगी। आपकी राष्ट्रीयता क्या है वो आपको बताना होगा, आपका गृह जिला कौन सा है वो आपको बताना होगा, गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ब्लॉक कौन सा, वो सारी डिटेल आपको इसमें बतानी होती है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारा इसमें है स्पेशल कैटेगरी, आपको इसमें स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताना होगा। स्पेशल कैटेगरी में आप जानते हैं, स्पेशल कैटेगरी में कई सारी कैटेगरीज आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरी के अंदर क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज यानी विशेष श्रेणी के अंतर्गत आप यदि आते हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक करके बताना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्विस डिटेल आपको भरनी है। इस ड्रॉप बॉक्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्विस डिटेल के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में नीचे चलते हैं। देखिए नीचे कह रहे हैं आपको यहाँ देखना है, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो कह रहे हैं कि यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद में आगे इसमें इस वाले बॉक्स में भरना है स्पोर्ट्स पर्सन टाइप, यानी कि किस प्रकार के हैं, आपको यहाँ पर आपका वो प्रकार बताना है। तो इस ड्रॉप बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो चीज खुलेगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं। यदि आप एनसीसी के अंदर इंस्ट्रक्टर हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। और फिर कह रहे हैं आगे इफ यस ड्यूरेशन एज एनसीसी कैडेट, कह रहे हैं कि यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर टाइम बताना है कब से कब तक हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे चलिए, आगे देखिए अगला कॉलम है हमारा, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं। यदि भूतपूर्व कैदी हैं तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है, और कब से हैं आपको यहाँ पर डिटेल बतानी है। इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे पूछ रहा है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें आपको बताना है यदि आप पहले से ही जॉब में हैं, राज्य सरकार के अधीन आप किसी भी पद पर कार्यरत हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यस या नो बताना है, यदि है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। फिर आगे कह रहे हैं कि इफ यस देन इंटर द डिपार्टमेंट, कह रहे हैं कि यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट का नाम भरना होगा, कोई भी डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ लिखना होगा। फिर आपका यहाँ पर पद पूछा जा रहा है कि आपके कौन से पद पे हैं, आपको यहाँ पर पद बताना होगा यदि आप हैं तब। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है, कौन सी डेट आपकी ज्वाइनिंग वाली डेट रही है, किस तारीख को आपने ज्वाइन किया है वो आपको भरना है। आगे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपने विभाग से एनओसी ले ली है, क्योंकि आप जब पहले से किसी जॉब में हैं और आपका सिलेक्शन इधर हो जाता है तो आप बिना एनओसी के नहीं आ सकते, वहां पर आपको एनओसी देनी होगी। यदि आप एनओसी के थ्रू नहीं आना चाहते हैं तो फिर आपको रिजाइन करना होगा। यही दो ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। फिर उसके बाद में एनओसी नंबर आपको फिल करना होगा, और डेट ऑफ एनओसी, आपने एनओसी कब ली वो तारीख आपको यहां पर फिल करनी होती है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें एक डिटेल और भरनी है, क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको यहां पर यस या नो करके बताना होगा। यदि कम है तो कम आपको बताना है, यानी कि यस, और नहीं है तो आपको नो करके इसमें बताना है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। कहने का मतलब है कि इसमें अतिरिक्त जो एडिशनल कैटेगरी है यदि कोई है तो आप इसमें आपको फिल करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट है वो है चरित्र सत्यापन, यानी कि आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन। यहां पर देखिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन यानी कि आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। आगे कह रहे हैं कि पूर्ण विवरण, यदि कोई है तो आपको यहां पर पूरा विवरण देना होगा। ये आपका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी यहां पर आपको फिल करनी होती है। अब साथियों इसके बाद में जो अगली जानकारी है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्या है, तो चलिए साथियों देखिए आगे देखते हैं। यहां पर है आपका शैक्षणिक योग्यता, ये काफी महत्वपूर्ण आपका ये बिंदु है। साथियों यहां पर मैं एक एक बिंदु को क्लियर कर दूंगा, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना।
देखिए साथी, सबसे पहले आपके एक नंबर पे दे रखा है सेकेंडरी, यानी कि 10वीं क्लास की आपकी डिटेल आपको भरनी होगी यहाँ पर पूरी। देखो सबसे पहले पूछा जा रहा है विषय समूह, आपके पास कौन कौन से विषय रहे वो आपको भरने, सारे विषय हैं तो सारे विषय आपको भर देने। नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम या स्कूल का नाम। यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना होगा, जैसे अजमेर बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान अजमेर बोर्ड है तो अजमेर बोर्ड का नाम लिखना है, और कोई बोर्ड है तो आपको उस बोर्ड का नाम लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके रोल नंबर पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है अपना। इसके बाद में यहाँ पे आपको रिजल्ट भरना होगा, आपका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम यानी कि पास फेल जो भी रहेगा वो। इसके बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको लिखना होगा यहाँ पर, यानी कि किस वर्ष में आपने पास की है 10वीं। इसके बाद में है अवधि महीनों में, यानी कि ड्यूरेशन इन मंथ्स, कितने मंथ में आपने उसका टाइम पीरियड रहा है ड्यूरेशन, वो आपको बताना है। इसके बाद में आपको कुल अंक कितने प्राप्त हुए वो आपको बताना है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे। जैसे मान लो कि 600 नंबर का है टोटल, और यहाँ पे कह रहे हैं अगले बिंदु में प्राप्तांक, यानी कि आपको प्राप्तांक कितने हुए। जैसे 600 थे, 600 में से मान लो कि किसी के 400 आए तो आपको यहाँ पर 400 दिखाना होगा। आगे कह रहे हैं कि प्रतिशत या ग्रेड आपकी कितनी % बनी वो यहाँ लिखना है। इसके बाद में आपकी प्रवेश तिथि आपकी कब रही है, आपने कब एडमिशन लिया है इसमें, और फिर है आपकी पासिंग तिथि, आपने 10वीं क्लास पास कब की है उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो साथियों ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये बताने का हमारा यही मकसद है कि ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए 10वीं की। अब 10वीं की तरह आपको 12वीं की फिल करनी है सारी डिटेल, ऐसे ही आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि BA की करनी है, और इसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं MA वगैरह कर रखा है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी देखिए रीट की डिटेल आती है, मेन इंपॉर्टेंट। अब रीट की डिटेल आपको फिल कर देनी है, तो रीट की भी डिटेल ऐसे ही फिल करनी है आपको जैसे हमने और डिटेल फिल करी है, इसी के हिसाब से आपको रीट की डिटेल भी फिल करनी होगी। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि शैक्षिक योग्यता में अपनी डिटेल को कैसे आपको फिल करना है। पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, हमने एक बता दी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। या तो आप इन सारी डिटेल को अलग से लिख लीजिए जिससे कि आपको बताने में दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट तुरंत के तुरंत आप बता दोगे, ये का यही आपको भरना होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे एक बिंदु है इसमें बहिष्कृत करने का विवरण। ये कह रहे हैं कि क्या किसी भी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है। यदि ऐसा है तो आपको यस या नो करके बताना होगा। ठीक है, देखिए इसकी डिटेल भी आपको इसमें देनी होती है पूरी की पूरी, और नहीं है तो आपको नो करना है, और यस है तो आपको यस करना होगा। देखिए ये वाली डिटेल आपसे पूछी जा रही है, और फिर इसके बाद में आपको यहाँ ये चीज़ भी लिखनी है, नेम ऑफ द बोर्ड या बोर्ड का नाम लिखना होगा आपको। इसके बाद में आपको यहाँ ऑर्डर नंबर लिखना होगा। इसके बाद में ऑर्डर डेट लिखनी होगी, परीक्षा का नाम लिखना होगा, परीक्षा की तिथि लिखनी होगी, और यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ द विच डिवार्ड, कितनी अवधि के लिए आपको यहाँ पर बैन किया है वो लिखना होगा। और ये है कि लाइफ टाइम डिवार्ड, लाइफ टाइम आपके लिए बंद किया है, प्रतिबंध लगाया, तो वो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। ये यदि है तो करना है, और नहीं है तो आपके सामने खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए स्नातक में वैकल्पिक विषय की बात आती है। ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको अच्छे से फिल करना है, बिल्कुल सावधानी के साथ में आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, गलती आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। आप बिल्कुल अच्छे से सही जानकारी फिल करें, अच्छे से बिल्कुल एकदम पहले से तैयार होकर रखें सारी चीज़ों को। देखिए स्नातक में वैकल्पिक विषय, इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए यहाँ देखो, सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि वैकल्पिक विषय 1, आपका पहला विषय कौन सा था, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पहला विषय। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने होंगे वैकल्पिक विषय। उसके बाद में आपका वैकल्पिक विषय दूसरा वाला यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में तीसरा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ऐसे करके आपको 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद में आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट इन रीट, और रीट के एग्जाम में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट रहा है वो आपको बताना है। इससे पहले हमने BA का बता दिया, स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट थे आपका, और अब आपको बताना है रीट में सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जा रहा है भाषा फर्स्ट आपकी कौन सी थी, यहाँ बताना है। भाषा सेकंड आपकी कौन सी थी, यहाँ बताना है। उसके बाद में आपका विशेष योग्यता वाला विषय कौन सा था आपका, स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट जो था आपका मुख्य सब्जेक्ट, जैसे किसी के पास मान लो SST है या किसी के पास साइंस मैथ है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, ऐसे।
इसके बाद क्योंकि भाई इन्हीं से तो टीचर बनेंगे आप, इन्हीं के आधार पे आपको टीचर में सिलेक्शन होगा, इसी के आधार पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद में आपको मीडियम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मीडियम, आवेदक ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है, हिंदी मीडियम से या अंग्रेजी, इसमें आपको फिल करना होगा। आवेदक ने किस माध्यम से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है, यह बताना है आपको, ठीक है, जो भी आपने माध्यम लिया है, हिंदी अंग्रेजी जो भी। इसके बाद में आपको प्रतिशत की गणना करनी है, किसकी, प्रतिशत की गणना आपको करनी होगी। यहां पर देखिए रीट की हम बात कर रहे हैं, आरटेट या रीट की, कह रहे हैं कि 90% मार्क्स प्राप्त प्रतिशत, आपको यहाँ पर परसेंटेज बतानी है। उसके बाद में यहाँ कह रहे हैं, यहाँ रीट की जो है आपके 90% मार्क्स आपको निकालने हैं, यानी जितने भी आप रीट में आए उस रीट के नंबर में से आपको 90% आपको मार्क्स यहाँ पर लेने हैं। 90% मार्क्स प्राप्त प्रतिशत, यानी जितने भी आपने नंबर प्राप्त करे उनका 90% निकालेंगे, और यहाँ पर आपके स्नातक वाले जो हैं उनका 10% आपको यहाँ पर लेना है। मान लो किसी के 100 नंबर प्राप्त हुए हैं रीट में, तो रीट में आपको 90% लेने हैं, तो यहाँ पर आपके 90 हो जाते हैं सीधे सीधे। और इधर मान लो किसी के यहाँ पर 50% है, तो यहाँ पर आपके 5 नंबर हो जाते हैं, तो ऐसा करके 95 नंबर टोटल आपके हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्राप्तांक के कुल परसेंट, अब दोनों को जोड़ करके परसेंटेज कितनी निकलेगी वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। वैसे ये आप ऑटोमेटिक हो जाएगा वैसे ये, तो ऐसे करके आपको ये चीजें आपको बतानी होंगी। अब चलते हैं आगे, अब आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। देखो यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर आपका हमने आपसे, अब देखिए साथी यहां पर देखो आपने क्या क्या लिखा है, बेसिक डिटेल हो गई, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया आपका, और इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन इंक्लोजर हो गया, उसके बाद में प्रेफरेंस वगैरह हो रहा है। अब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है, एक तो फोटो आपका यहाँ अपलोड करना होगा और एक आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर साइज का विशेष बता रखा है कि वही आपकी जो साइज है आपकी फोटो की वो 100 KB में होनी चाहिए, 100 KB तक आपकी फोटो की साइज हो सकती है। और जो फाइल टाइप होगी वो JPG में होगी या फिर JPEG होगी, या JPG में किसी में भी हो सकती है। और आपका जो सिग्नेचर वाला है उसकी 50 KB की साइज यहाँ पर बता रहे हैं, इतनी ही साइज होनी चाहिए तभी अपलोड होगा ये फोटो। अब ये आपको कहाँ पर रखा हुआ है, चूज कर लो फाइल, उसके बाद में यहाँ अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर चूज कर लेना है, और यहाँ पर आपको बॉडी मार्क बता देना, आपके शरीर पर कहाँ पर चिन्ह है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। फिर आपको प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। आपको क्या भरना है, प्रेफरेंस भरना है। आपको सबको अनिवार्य रूप से 30 जिले आपको चयन करने होंगे, 30 जिले आपको क्रम से भरने हैं। उन 30 जिलों में से आपको आपके सामने यहाँ पर इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। आपको नॉन TSP के 30 जिले आपको सेलेक्ट करने होंगे, फिक्स हैं। आपको क्रम से लिखना है, जैसे आपको प्राथमिकता में एक यहाँ पर रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा रहेगा, ऐसे आपको प्राथमिकता के क्रम में आपको 30 जिले सेलेक्ट करने होंगे। कितने, 30 जिले। इनमें से आपको कोई भी मिल जाएगा। आपके अच्छे नंबर हैं तो ऊपर पहले नंबर का मिल सकता है, दूसरे का मिल सकता है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। इन 30 जिलों में से कोई ना कोई तो आपको जिला मिलेगा। ऐसे करके आप ये कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट के ऑप्शन के बाद में आपका ये पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। पेमेंट आपका हो जाएगा ऑनलाइन ई-मित्र के थ्रू। उसके बाद में आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में फिर इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, और प्रिंट आउट लेकर के आप घर पे रख लेंगे इसको, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे करके साथियों हमने पूरी प्रोसेस इसमें बता दी है कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप भर सकते हैं। बिल्कुल लाइव आपको बताया है हमने पूरे फॉर्म की डिटेल, एक एक बिंदु को आपको समझाया, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई गलती आपसे नहीं हो। और भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी, कोई भी आपसे जो भी आपके लिए समस्या बनती है वो चीज़ आपको हम वीडियो के रूप में बता देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पूरी तरीक़ा से श्योरिटी के साथ में आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि ये नौकरी का मामला है साथियों। बार बार आप नहीं भरें, हालांकि भर सकते हो आप, एक सब्जेक्ट में आप कई बार भर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला मान्य होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।